जब रूस सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन या CSTO स्थापित करता है तो उसे लगा कि उसने नेटो का जवाब ढूंढ लिया है, एक समान सामूहिक रक्षा एजेंसी जिसमें रूस केंद्र में हो, जो उसे यूरोप और मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति देगी। लेकिन CSTO वैसा नहीं चला जैसा पुतिन 2020 के दशक में चाहते थे और इसे अभी एक बड़ा झटका लगा है। रूस CSTO से निष्कासन का इस्तेमाल आर्मीनिया को पुतिन की मर्जी के अनुसार काम करने के लिए मनाने में कर रहा था। आर्मीनिया की प्रतिक्रिया थी, आगे बढ़ो और हमें निष्कासित कर दो। रूस की नाटो की खराब नकल अभी धुएं में उड़ गई और आर्मेनिया का क्रेमलिन की धमकियों पर जवाब ने यह उजागर कर दिया कि यह संगठन उस एक चीज को भी पूरा नहीं कर पा रहा है जिसकी रूस ने वादा किया था। 24 अगस्त को खबर आई कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने घोषणा की कि उनका देश CSTO से निष्कासन का स्वागत करेगा। उनका कहना है कि CSTO के सदस्य, या शायद ज्यादा सही कहे तो सिर्फ रूस, पहले से ही इस निष्कासन पर चर्चा कर रहे हैं और संगठन का चार्टर भी सदस्यों के निष्कासन की अनुमति देता है। चार्टर का वह हिस्सा रूस द्वारा सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए डाला गया होगा जिससे क्रेमलिन अगर कोई सदस्य बात न माने तो सुरक्षा गारंटी छीनने की धमकी दे सके। रूस के लिए आर्मेनिया ने सिर्फ पाशिन्यान को चुनकर ही बहुत बड़ी नाफरमानी कर दी है, जो शुरू से ही अपने पश्चिम समर्थक रुख को लेकर खुला है। अब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुतिन के पास नाटो की अपनी जर्जर नकल में जो भी दबाव बनाने का साधन है वह काम नहीं आने वाला। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, क्या आप हमारी रिपोर्टिंग का आनंद ले रहे हैं? सब्सक्राइब करें और नीचे अपने विचार साझा करें। और अगर आप चैनल के पीछे असली लोगों का समर्थन करना चाहते हैं तो विशेष कंटेंट के लिए सदस्य बनने पर विचार करें। पाशिन्यान के दावे तब आए हैं जब उन्होंने घोषणा की कि आर्मेनिया फरवरी 2024 में लागू किए गए CSTO के साथ सहयोग पर लगी रोक को जारी रखेगा, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये रूस द्वारा हालिया अजरबैजान के साथ संघर्षों के दौरान आर्मेनिया की रक्षा करने में विफल रहने का परिणाम था। रूस के एक सुरक्षा साझेदार के रूप में विफल रहने की यह थीम फिर से सामने आएगी, इसलिए इसे ध्यान में रखें। अपने फैसले पर चर्चा करते हुए पशिन्यान ने कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम CSTO में अपनी भागीदारी फिर से शुरू नहीं करेंगे। हम इसे फिर से शुरू नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्हें पता है कि आर्मेनिया को बाहर निकालने पर चर्चाएं चल रही हैं, अगर संगठन गणराज्य आर्मेनिया को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकालने का फैसला करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, पशिन्यान ने आगे कहा और एक ऐसा बयान दिया जिससे पुतिन को वाकई चोट पहुंची होगी। कम से कम इससे हमें न छोड़ने की दुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। ये 12 शब्द पुतिन के दिल में खंजर की तरह चुभेंगे, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि आर्मेनिया रूस से कह रहा है कि CSTO एक सामूहिक रक्षा संगठन के रूप में अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में आर्मेनिया CSTO को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता जितना मास्को चाहता है। और इस दर्द को और बढ़ाने के लिए रूस को यह भी पता है कि पूरे आर्मेनिया की नजरें पहले ही एक और ज्यादा आकर्षक विकल्प की ओर मुड़ चुकी है। बेशक रूस पूरे मामले को लेकर बेपरवाह बनने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने अपने पसंदीदा प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव को पहले ही भेज दिया है ताकि वो मूल रूप से ये कह सके, ठीक है जाओ फिर, रूस को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जा रहे हो सच में। या अगर उनके असली शब्दों का इस्तेमाल करें तो अगर येरेवन को अब क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण संस्था का सदस्य बने रहने की अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरत नहीं है तो वह स्वतंत्र है कि उचित फैसला ले और इस संस्था को छोड़ दे। इस टिप्पणी में एक तरह की हताशा झलकती है, खासकर जब पेस्को CSTO को क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बताते हैं। आर्मेनिया का कहना है कि CSTO अजरबैजान की स्थिति में पहले ही इसमें असफल हो चुका है, इसलिए ये बातें अब खोखली ही लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि आर्मेनिया ने सिर्फ अजरबैजान की स्थिति ही देखी है। ऐसे कई देश हैं जिन्हें रूस ने सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन वे अब जान रहे हैं कि ये वादे कितने खोखले हैं और आर्मेनिया ने ये सब देखा है। लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें CSTO के बारे में थोड़ा संदर्भ चाहिए। यह क्या है, इसका क्या मतलब है, इसे क्या करना चाहिए और असल में यह क्या करता है। ये सब सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुआ था। 1991 में आर्मेनिया ने रूस से अपनी स्वतंत्रता हासिल की, हालांकि उस समय वह पूरी तरह से अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। आर्मेनिया ने रूस के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाए रखा और वह CSTO के पूर्ववर्ती कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी का सबसे शुरुआती सदस्यों में से एक था। ऐसा लगता है कि रूस ने बाद में संगठन के नाम के अंत में ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दिया, जो कि नाटो की नकल करने का एक और साफ उदाहरण है। आने वाले वर्षों में और भी देश इस संधि में शामिल हुए, जिनमें जॉर्जिया और आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान भी शामिल है, जो दोनों 1993 में सदस्य बने। ये बात 3 दशक से भी पहले कुछ आर्मेनियाई लोगों को जरूर परेशान कर देती, लेकिन यहीं पर हम उन समस्याओं को देखना शुरू कर देते हैं जो आगे चलकर CSTO बनने वाले ढांचे में थीं। अजरबैजान और जॉर्जिया दोनों ने रूस की संधि को आज की इस संगठन में बदलने की बातचीत के दौरान इससे हटने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान का भी CSTO और इसके पूर्ववर्ती के साथ एक उतार चढ़ाव भरा इतिहास रहा है। उसने रूस की सामूहिक सुरक्षा संधि में शामिल हुआ था, लेकिन 1999 में छोड़ दिया। उसके बाद उसने 2006 में CSTO में फिर से शामिल होने का फैसला किया, लेकिन 2012 में एक बार फिर छोड़ दिया। ये सभी संकेत हैं कि रूस का नेटो संस्करण अपने सदस्यों को वो नहीं दे पा रहा था जो उसने वादा किया था। और थोड़ा मजा करने के लिए क्या आप अंदाजा लगाना चाहेंगे कि कितने नेटो सदस्य शामिल होने के बाद उसे छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? अगर आपने 0 कहा
तो डिंग डिंग डिंग, आप विजेता हैं। इन सब उथल पुथल के बावजूद रूस ने CSTO के गठन को आगे बढ़ाया। यह संगठन 2002 में आधिकारिक बन गया, जिसके मूल हस्ताक्षरकर्ता कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस थे। इस संगठन की स्थापना नेटो जैसी ही सिद्धांतों के तहत की गई थी, खासकर सामूहिक रक्षा के मामले में। CSTO के पास अनुच्छेद 5 का अपना संस्करण है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। सदस्य देश भी नाटो की तरह अपनी आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण करते हैं। और कुछ समय तक, खासकर जब रूस, जो मुख्य सदस्य है, को सीधे तौर पर सुरक्षा साझेदार के रूप में काम करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, तब तक CSTO ने काम किया। 2013 में यूलिया निकितिना, जो मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा थी, ने बताया था कि CSTO ने 4 मुख्य प्रकार की सेनाओं को बनाए रखा था। इनमें से एक था सामूहिक त्वरित तैनाती बल, जिसमें 4000 सदस्य थे और जो मध्य एशिया पर केंद्रित था। एक बड़ा 20,000 लोगों का प्रतिक्रिया बल और एक सामूहिक शांति स्थापना बल, जिसमें 3500 सैनिक और 800 पुलिस अधिकारी शामिल थे। पहले 2 क्षेत्रीय समूह है, एक रूस और बेलारूस द्वारा प्रबंधित किया जाता है और दूसरा रूस और आर्मेनिया की देखरेख में है। तो आर्मेनिया द्वारा अपने योगदान को स्थगित करना और संगठन छोड़ने की इच्छा कम से कम CSTO के एक हिस्से को प्रभावित करेगी और शायद इन सभी बलों की तैनाती को भी। फिर से ये सब बहुत हद तक नेटो जैसा है, यहाँ तक कि अगर एक भी सदस्य बाहर चला जाए तो योजना में भारी बदलाव आ सकता है। फिर भी CSTO का मुख्य उद्देश्य यही था कि रूस अपने सदस्य देशों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके, जिससे उन क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़े जहां वे देश स्थित हैं। सदस्यों को समान दर्जा मिलना चाहिए। नाम मात्र में ऐसा है, लेकिन व्यवहार में रूस ही प्रमुख भूमिका में रहता है। जैसा कि रूस ने खुद को यह अधिकार दे दिया है कि वह किसी भी नेटो ऑपरेशन को रोक सकता है जिसमें CSTO सदस्य शामिल हो। रूस पर यह केंद्रित होना ही CSTO की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह दिखाता है कि पूरा समूह अंततः क्रेमलिन के फायदे के लिए ही बनाया गया है। फिर भी यह ठीक है अगर रूस अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा सके। CSTO के सदस्य रूस को नेतृत्व करने देते हैं, क्योंकि रूस को उन्हें सुरक्षा की गारंटी देनी होती है। आखिरकार CSTO के किसी भी सदस्य देश के पास बड़ी सैन्य ताकत नहीं है। ये बात बहुत कुछ कहती है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में बेलारूस को छोड़कर किसी भी अन्य सदस्य पर वास्तव में निर्भर नहीं है, और बेलारूस भी सिर्फ इसलिए साथ है क्योंकि उसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। समझौता सीधा था, रूस ताकत देता है और बाकी CSTO सदस्य क्षेत्रीय प्रभाव प्रदान करते हैं। उस समझौते का एक हिस्सा टूटता है तो दूसरा भी विफल हो जाता है, और यही हम अभी आर्मेनिया की स्थिति में देख रहे हैं। और रूस के लिए हालात और भी खराब करने वाली बात यह है कि आर्मेनिया सिर्फ CSTO छोड़ने से ही खुश नहीं है, ये उन्हीं पश्चिमी शक्तियों के करीब भी जा रहा है जिनसे CSTO को देश को दूर रखना था। अगर यह प्रवृत्ति अन्य CSTO देशों में भी आ जाती है तो रूस के नाटो में सब कुछ बदल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप मिलिट्री शो देख रहे हैं, और हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगर आर्मेनिया का यह कहना कि वह CSTO से निकाले जाने से खुश है पुतिन के लिए एक जोरदार झटका था, तो पाशिन्यान ने जो अगला बयान दिया वह उनके लिए जबड़े पर जोरदार मुक्का जैसा रहा होगा। 24 अगस्त को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि देश जल्द ही यूरोपीय संघ यानी EU में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने जा रहा है। हम निकट भविष्य में इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। खासकर हमारे EAEU साझेदारों के तत्काल अनुरोधों को देखते हुए पाशिन्यान ने घोषणा की। पुतिन को इन अनुरोधों के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। ये दिखाते हैं कि रूस एक बहुत बड़ा साझेदार खो रहा है, शायद यूरोपीय संघ के लिए जितना पुतिन ने समझा था उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। आर्मेनिया की सदस्यता पर यह चर्चा कोई नई बात नहीं है। देश के राष्ट्रपति वहाग्न काचातुर्यन ने अप्रैल 2025 में सदस्यता प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि उस कानून में यह नहीं बताया गया था कि यह प्रक्रिया कब पूरी होगी। यूरोपीय संघ ने इस खबर का स्वागत खुशी के साथ किया, क्योंकि यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता मार्कस लेमेट ने घोषणा की कि आर्मेनिया पहले से कहीं अधिक यूरोपीय संघ के करीब है। यूरोपीय संघ के और करीब और रूस तथा पुतिन के जहरीले प्रभाव से बहुत दूर। जैसे आर्मेनिया ने संकेत दिए हैं कि वह CSTO से निष्कासन से खुश होगा, वैसे ही रूस इन सब बातों से खुश नहीं है। पाशिन्यान की टिप्पणियों के बाद पेस्को को एक बार फिर से तैनात किया गया ताकि वे बेपरवाही दिखा सके और आर्मेनिया को छुपे हुए चेतावनी दे सके कि उसे रूस के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। EU सदस्यता के लिए आवेदन के बारे में मैं हमेशा तुर्की और कुछ अन्य देशों के अनुभव को याद रखने की सलाह देता हूँ। उन्होंने अपने आवेदन जमा किए हुए दशकों बीत चुके हैं, फिर भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। पेस्कोव ने कहा, यह तो क्रेमलिन के लिए भी साफ हताशा है।
तुर्की यूरोपीय संघ का सदस्य इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मानकों में गिरावट आई है। साथ ही राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन द्वारा लिए गए कुछ बहुत ही संदिग्ध फैसले भी इसकी वजह है। ये लोकतंत्र से जुड़ी समस्याओं में योगदान देता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कार्रवाई को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यूरोपीय संघ सतर्क रहता है। आर्मेनिया के पास ये समस्याएं नहीं है। अगर देखा जाए तो रूस से दूरी बनाना और पुतिन के गलत सूचना अभियानों और चुनाव में हस्तक्षेप का मुकाबला करने की इसकी क्षमता दिखाती है कि आर्मेनिया इस समय तुर्की की तुलना में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए कहीं अधिक मजबूत उम्मीदवार है। तो अगर क्रेमलिन की रणनीति यह कहने की है कि लेकिन तुर्की को देखो, तो आर्मेनिया बस इतना जवाब दे सकता है, बिल्कुल हम तुर्की नहीं है। रूस की दूसरी रणनीति यह है कि वह पाशिनियान से कहे कि आर्मेनिया की यूरोपीय संघ सदस्यता पर जनमत संग्रह कराए। पाशिनियान ने जुलाई में ही पुतिन से कह दिया था कि ऐसा जनमत संग्रह तब तक संभव नहीं है जब तक आर्मेनिया यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन नहीं करता। पाशिनियान समझाते हैं कि वह आवेदन इस विषय को इतना महत्वपूर्ण बना देगा कि जनमत संग्रह को उचित ठहराया जा सके। क्रेमलिन इसे अलग नजरिए से देखता है। विशेष रूप से यह जोर दिया गया कि आर्मेनिया को तुरंत यह राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराना चाहिए कि देश को यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहिए या EAEU में ही रहना चाहिए। रूस ने जुलाई की फोन कॉल के बाद ये कहा जब पाशिनियान ने अपना बयान पुतिन को दिया था। EAEU यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, और यह एक और समूह है जिसका इस्तेमाल रूस क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए करता है। क्रेमलिन चाहता है कि जनमत संग्रह कराया जाए। इसके पीछे एक वजह है, रूस नतीजों को प्रभावित करने का मौका चाहता है ताकि ऐसा लगे कि आर्मेनिया के लोग यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस मामले में रूस के लिए काम आसान नहीं है। EU नेबर्स ईस्ट द्वारा साझा किए गए जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार आर्मेनिया में यूरोपीय संघ की छवि सकारात्मक है। सर्वेक्षण में शामिल 72% लोगों ने आर्मेनिया और यूरोपीय संघ के संबंधों को अच्छा बताया, जबकि 56% लोगों ने कहा कि वे किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्ष, जिसमें रूस भी शामिल है, की तुलना में यूरोपीय संघ पर अधिक भरोसा करते हैं। उसी सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया कि 54% आर्मेनियाई लोग यूरोपीय संघ की सदस्यता का समर्थन करते हैं, जो 2025 के आंकड़ों की तुलना में 9% अधिक है। आर्मेनिया की कुल जनसंख्या में से केवल 23% लोग ही सक्रिय रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता का विरोध करते हैं, और जिन लोगों से सवाल पूछा गया उनमें से 63% का मानना है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता से फायदे नुकसान से ज्यादा होंगे। तो अगर रूस जनमत की लहर पर भरोसा कर रहा है कि वह आर्मेनिया को यूरोपीय संघ के रास्ते से हटाकर CSTO का हिस्सा बनाए रखे, तो उसके लिए यह काम आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रूस यह कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। उसने जून में हुए चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, जिसमें पाशिनियान ने एक बार फिर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जगह पक्की की थी। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने पूरे चुनाव के दौरान पाशिनियान को निशाना बनाते हुए दुष्प्रचार अभियान चलाए थे। यह जानकारी आर्मेनियाई मीडिया आउटलेट सिविल नेट की फैक्ट चेकर एनी ग्रेगोरियन ने फ्रांस 24 को दी थी। रूस की बात करें तो हमने लगभग 1 साल से देखा है कि वे आर्मेनियाई सूचना क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य निशाना सिर्फ आर्मेनिया और पाशिनियान नहीं है, बल्कि यूरोपीय संघ और फ्रांस भी है। कई महीनों से वे यह नैरेटिव फैला रहे थे कि फ्रांस आर्मेनिया और पाशिनियान के चुनाव परिणामों में हेरफेर करने में मदद करेगा। स्ट्रेटेजिक डायलॉग संस्थान जोड़ता है कि रूस ने चुनावों से पहले के महीनों में आर्मेनिया को निशाना बनाने के लिए राज्य प्रायोजित या क्रेमलिन से जुड़े 3 समूहों को तैनात किया। इन अभियानों में से एक, जिसे स्टॉर्म 1516 नाम दिया गया, ने अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के बीच आर्मेनिया को निशाना बनाया, और इसमें फर्जी समाचार और एक्टिविज्म वेबसाइट्स बनाना शामिल था। असली मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों की नकल करना और सोशल मीडिया नैरेटिव को मोड़ने के लिए एक्स पर इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल था। ये सभी गंदे हथकंडे हैं जिन्हें रूस आर्मेनिया के EU जनमत संग्रह के लिए फिर से अपनाने की कोशिश करेगा। कोई हैरानी नहीं कि पुतिन ऐसा चाहते हैं। उनके पास पहले से ही ये सब कुछ दूसरे राउंड के लिए तैयार है। अपनी तरफ से यूरोपीय संघ ये साफ कर रहा है कि आर्मेनिया का सदस्य के रूप में स्वागत होगा। जुलाई में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और विस्तार आयुक्त मार्टा कोस ने पाशिनियान से मुलाकात की ताकि आर्मेनिया और यूरोपीय संघ अपने संबंध कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जा सके। उस बैठक के बाद आर्मेनिया को $60 मिलियन की प्रतिबद्धता और आर्मेनिया के 80 निर्यातों को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त पहुंच का प्रस्ताव मिला। दूसरे शब्दों में कहे तो ये व्यापार समझौते रूस से मिलने वाले समझौतों से कहीं बेहतर हैं, जो आर्मेनिया को अलग थलग करना चाहता है, क्योंकि पाशिनियान पुतिन की कठपुतली नहीं है। कोस के इस बैठक में उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। विस्तार के लिए कमिश्नर के रूप में कोस यूरोपीय संघ के विस्तार की देखरेख करती है। आर्मेनिया उस विस्तार का हिस्सा बनना चाहता है और अब उसके प्रधानमंत्री उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके पास आर्मेनिया की सदस्यता की कोशिश पर प्रभाव है। ये सब क्रेमलिन के लिए एक ही बात पर आकर टिकता है। उसे मजबूरन देखना पड़ रहा है कि आर्मेनिया पश्चिमी प्रभाव को अपना रहा है, जिसके खिलाफ CSTO को एक बाधा के रूप में काम करना था। ये बाकी सब चीजों से ज्यादा हमें दिखाता है कि नाटो का रूसी संस्करण बिखर रहा है। ये सब उसी वजह से है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। रूस एक बहुत ही खराब सुरक्षा साझेदार के रूप में सामने आया है। रूस के अलावा किसी भी देश के लिए CSTO सदस्यता का पूरा मकसद यही है कि रूस सुरक्षा प्रदान करेगा। रूस द्वारा किया गया खोखला वादा ही इसकी वजह है।
और हम सिर्फ अजरबैजान की स्थिति में आर्मेनिया की रक्षा करने में रूस की नाकामी की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस ने वेनेजुएला, सीरिया और ईरान में अपने सहयोगियों का समर्थन करने का वादा किया है। क्या हुआ है? वेनेजुएला और सीरिया के तानाशाही नेताओं को हटा दिया गया है और रूस ने मदद के नाम पर कुछ हथियार भेजने के अलावा शायद ही कोई कदम उठाया हो। ईरान अमेरिका के साथ सक्रिय युद्ध में है और रूस जो करने को तैयार दिखता है वो बस कुछ खुफिया जानकारी देना है। आर्मेनिया ने ये सब देखा है और वही निष्कर्ष निकाला है जो टाइम्स ने अपनी व्यंग्यात्मक हेडलाइन में निकाला था। ऐसे दोस्त पुतिन जैसे हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। CSTO समझौते में अपने हिस्से को निभाने में रूस की पूरी तरह से नाकामी के कारण नाटो की रूसी नकल बिखरती जा रही है और यहाँ सिर्फ आर्मेनिया का छोड़ने के लिए तैयार होना ही एकमात्र कारण नहीं है। पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के फैसले ने संगठन में दरारें पैदा कर दी है, खासकर इसलिए क्योंकि हर गैर रूसी सदस्य ने देख लिया है कि जब रूस से छोटा कोई देश रूस की बात नहीं मानता तो पुतिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। CSTO के सदस्य देशों ने भी देखा होगा कि रूस ने जॉर्जिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा था जो कभी CSTO के पूर्ववर्ती संगठन का सदस्य था। तो ऐसा नहीं है कि CSTO की सदस्यता किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी देती है, चाहे रूस की सुरक्षा देने में असफलता हो या फिर रूसी आक्रामकता का शिकार बनने की संभावना हो। जैसा कि सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस ने बताया है, कजाकिस्तान सक्रिय रूप से खुद को CSTO से दूर कर रहा है। किर्गिस्तान भी यही कर रहा है। अक्टूबर 2022 में उसने एक CSTO सैन्य अभ्यास को शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही रद्द कर दिया था, जो हमें बताता है कि पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही CSTO में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पुतिन जितनी भी कोशिश करे कि असली नेटो में फूट डाली जाए, वह खुद CSTO के भीतर पैदा हुई दरारों को गहरे खाई में बदलने से रोक नहीं पा रहे हैं। हम इन दरारों को उस एक मौके से भी देख सकते हैं जब CSTO को अपने सामूहिक रक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया था। जनवरी 2022 में कजाकिस्तान ने देश में बड़े पैमाने पर अशांति के कारण भड़की हथियारबंद झड़पों से निपटने के लिए CSTO से मदद मांगी थी। CSTO ने एक शांति सेना भेजी, लेकिन वह सेना कजाकिस्तान में केवल 5 दिन ही रही। बाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इसका कारण यह था कि कजाकिस्तान को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि रूस शांति सेना के नाम पर देश में अपनी मौजूदगी बनाए रखे। यहाँ तक कि जब रूस अपनी सुरक्षा संबंधी वादों को निभाने की कोशिश करता है तब भी CSTO के सदस्य उसकी भागीदारी नहीं चाहते। यह आपको बताता है कि पुतिन ने उस कुएं को कितना जहरीला बना दिया है जिसे खुद उन्होंने सबसे ज्यादा खोदा था। इन सब के चलते CSTO की स्थिति बहुत खराब हो गई है। रूस का नेटो जैसा संगठन धीरे धीरे बिखर रहा है और आर्मेनिया की बाहर जाने की इच्छा शायद बाकी देशों के बाहर निकलने की वजह बन सकती है। और इन सब के अलावा सिर्फ यूरोपीय संघ ही नहीं है जो आर्मेनिया के साथ अधिक सक्रिय साझेदार बनने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका भी इस देश के साथ साझेदारी करना चाहता है। ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद को सुलझाने में पुतिन से कहीं बड़ा रोल निभाया है। यहाँ तक कि उन्होंने अगस्त 2025 में पाशिनियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव को एक साथ लाकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद कई अन्य रणनीतिक समझौते भी किए गए हैं और पाशिनियान ने अमेरिका के साथ आर्मेनिया के संबंधों को और गहरा करने की अपनी इच्छा पर जोर दिया है, जिसमें अपने देश में अमेरिकी निवेश को सक्षम बनाना भी शामिल है। फिर से ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि CSTO अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस के नेटो जैसे गठबंधन की विफलता का उतना ही बड़ा संकेत क्या है जितना कि आर्मेनिया का बाहर जाने का फैसला? इसके एक सदस्य देश के नेता का पुतिन के सामने बैठकर उन्हें यह कहना कि रूस यूक्रेन में युद्ध हार रहा है। यही किया था कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने अगस्त की शुरुआत में। उन्होंने पुतिन को ये संदेश दिया कि CSTO एक से अधिक सदस्य खोने के कगार पर हो सकता है। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी राय हमें बताएं। आप चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं ताकि आपको वो विशेष सामग्री मिल सके जो हम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं करते। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।